अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। ये कल किया था। एक्सपेंसेस और इनकम्स, अकाउंटिंग फिगर, टैक्स फिगर फॉर द ईयर, इनमें डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग और टैक्स रूल में इन आइटम्स की टाइमिंग का फर्क है, और यहां पर हम सिर्फ वो आइटम्स लिख रहे हैं जिनमें टाइमिंग का फर्क है। अगर टैक्स वाले किसी चीज को लिफ्ट ही नहीं करवाते तो उस पर फिर डेफर्ड टैक्स नहीं बनता, वो इस वर्किंग में नहीं आता। इनकम एक्सपेंसेस फॉर द ईयर चीज है, उनकी अकाउंटिंग फिगर फॉर द ईयर, टैक्स फिगर फॉर द ईयर, डिफरेंस फॉर द ईयर, इसलिए रेट लग के जो आंसर आ रहा है वो भी डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर है। लेकिन ये IAS 12 की अप्रोच नहीं है, ये है जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशन जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था। IAS 12 की अप्रोच ये है कि ये एक्सपेंसेस और इनकम्स की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज यूज करेगा। अकाउंटिंग फिगर, टैक्स फिगर, इनके दरमियान डिफरेंस, इस डिफरेंस पे लगेगा टैक्स रेट। फिर जो आंसर आएगा वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नामी कोई लायबिलिटी होगी या डेफर्ड टैक्स एसेट नामी कोई एसेट होगा। और चूंकि ये सारी फिगर्स ईयर एंड फिगर्स हैं, ये ईयर एंड की क्लोजिंग फिगर्स हैं, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर द ईयर होते ही नहीं है, वो तो उनकी जो फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं वो ईयर एंड की फिगर्स होती हैं। क्योंकि ये ईयर एंड की फिगर्स हैं, इसलिए इन पे जब टैक्स रेट लगेगा तो जो आंसर आएगा वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये एक्सपेंसेस इनकम्स फॉर द ईयर, क्योंकि फॉर द ईयर फिगर्स हैं इसलिए उनमें डिफरेंस भी फॉर द ईयर है। जब डिफरेंस पे रेट लग रहा है तो आंसर भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आ रहा है, जो इनकम स्टेटमेंट में जाना है। लेकिन IAS 12 की अप्रोच ये नहीं है। IAS 12 की अप्रोच ये है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर्स जो कि फॉर द ईयर नहीं होती, ईयर एंड की फिगर्स होती हैं। जब ये फिगर्स ईयर एंड की हैं तो इनमें डिफरेंस भी ईयर एंड का डिफरेंस है, और उस पे डिफरेंस पे जब रेट लगेगा तो जो आंसर आएगा वो भी डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर नहीं होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है कुछ, उसका भी ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। और यही वाली हरकत लास्ट ईयर भी की होगी। तो जब यही हरकत लास्ट ईयर भी की होगी तो DTL DTA का ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, ये लास्ट ईयर की वर्किंग से आ रहा होगा। ये लास्ट ईयर की वर्किंग से आ रहा है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो इन दोनों में डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये IAS 12 की अप्रोच है कि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स की बजाय एसेट्स और लायबिलिटीज की फिगर्स लेंगे, और चूंकि ये ईयर एंड की फिगर्स हैं तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी ईयर एंड का होगा, और उस डिफरेंस पे जब रेट लगेगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट नामी चीज का भी क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। यही हरकत पिछले साल भी की होगी, इस साल के लिए वो ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। और जो उनका डिफरेंस है इस वक्त इग्नोरिंग सम OCI आइटम्स, तो जो इसका डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा, जो ये वाला था। यानी IAS के इस रास्ते से हम फाइनली वहां पहुंच जाएंगे जहां कॉन्सेप्चुअली पहुंचते। लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअल वाला तरीका है इसमें कुछ कमियां हैं। टैक्स रेट का चेंज होना इसमें कवर नहीं हो पाता, लॉसेस इसमें इतनी अच्छी तरह कवर नहीं हो पाते, पुराना कोई अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट था वो उसमें कवर नहीं हो पाता। तो इसलिए कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए ठीक है, अदरवाइज इसमें खामियां हैं। तो इसलिए IAS 12 में जो तरीका पकड़ा हुआ है ये बिल्कुल पक्का सही तरीका है। तो IAS 12 का जो तरीका है ये कॉन्सेप्चुअली शायद इतना ज्यादा हजम ना होता हो, जैसे हम कहीं किसी शहर में जा रहे हैं ना, या मुख्तलिफ शहर क्रॉस कर रहे हैं,
तो अगर उनके अंदर से गुजर रहे हैं तो पता है कौन कौन से शहर से जाना है, लेकिन अगर मोटरवे से जा रहे हैं तो पता नहीं कहां से गुजर रहे हैं, पहुंचेंगे तो पता चलेगा। तो ये मोटरवे समझ ले। इसमें बेशक कुछ चीजों पे कॉन्सेप्चुअली वजह ना समझ आए, लेकिन ये रास्ता डिजाइन करने वाले ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि ये सारा तरीका हमें पहुंचा वहीं देगा जहां कॉन्सेप्चुअली पहुंचना बनता है। और ये कॉन्सेप्ट मैंने कल एक पूरी क्लास लगा के बताया, डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था? कि वो इनकम्स और एक्सपेंसेस जिनका टैक्स इफेक्ट है, लेकिन करंट टैक्स में वो किसी और पीरियड में आ रहा है। तो इनकम और एक्सपेंस किसी और पीरियड में रिकॉग्नाइज्ड हैं और उनके ऊपर पड़ने वाला टैक्स करंट टैक्स के नाम से किसी और पीरियड में। तो डेफर्ड टैक्स वो गाड़ी है जो उस बिछड़े हुए टैक्स इफेक्ट को अपने रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस के पीरियड में ले आएगा। और ये डेफर्ड टैक्स की गाड़ी उन्हीं के लिए है जिनका टैक्स इफेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन IAS 12 का तरीका इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने का बरास्ता एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज की ये जो अकाउंटिंग फिगर्स हैं इनको कहते हैं कैरिंग अमाउंट, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज की टैक्स रूल्स के मुताबिक निकाली हुई फिगर्स हैं इनको कहते हैं टैक्स बेस। इनके नाम है। एसेट्स और लायबिलिटीज की अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकली हुई फिगर्स कैरिंग अमाउंट कहलाती हैं और टैक्स रूल्स के मुताबिक निकली हुई फिगर्स टैक्स बेस कहलाती हैं। कैरिंग अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं एसेट्स लायबिलिटीज की? इनके रेलेवेंट स्टैंडर्ड हैं, यानी राइट ऑफ यूज की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी IFRS 16 बताएगा, पीपीई की कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी IAS 16 बताएगा, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रोविजंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इन सब के अपने अपने IAS मौजूद हैं जिनको फॉलो करके कैरिंग अमाउंट निकलेंगी। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगी? ये टैक्स रूल्स के मुताबिक वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन टैक्स वालों ने क्या पूरे अपने तौर पे स्टैंडर्ड्स लिखे हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की फिगर कैसे निकालनी है और पीपी तो फिर IAS 12 सिखाएगा। IAS 12 ने सिखाना है कि कैसे कैलकुलेट होनी है, कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होनी है, रिस्पेक्टिव IAS लगेंगे, टैक्स बेस कैसे कैलकुलेट होनी है IAS 12 ने बताना है। क्योंकि टैक्स हम कहने को तो कह दिया, टैक्स रूल्स के मुताबिक फिगर्स निकलेंगे, टैक्स रूल्स ने ये थोड़ी सिखाना कि पीपी की अमाउंट कैसे निकालनी है, फिर तो टैक्स वाले अपने स्टैंडर्ड्स इशू कर देंगे। तो टैक्स वालों ने कोई तरीका नहीं बताया हुआ, IAS 12 ने 4 फार्मूले बना के दिए टैक्स बेस कैलकुलेट करने का। ये जो 4 फार्मूले बना के दिए ना, ये अभी मैं आपको बताता हूं, बड़े अजीब अजीब से फार्मूले हैं लेकिन वो इतने अजीब से फार्मूले क्यों हैं? क्योंकि वो IAS बनाने वालों ने ना रिवर्स सोच के बनाए हैं। एक ना मेरा ये CFAP में ही बात की हुई का क्लिप बहुत वायरल हुआ था, हो सकता है फिर कोई निकाल के काट के भेज दे, थोड़ी सी डिफरेंट करके बताता हूं बात। ये जो टैक्स बेस के फार्मूले डिजाइन किए गए हैं ना, ये सोच के बनाए गए हैं। सोचा ही गया है कि ये ऐसी फिगर्स होंगी कि जब उनका कैरिंग अमाउंट से डिफरेंस लेंगे तो वो ऐसा डिफरेंस निकलेगा कि जब उस पर लगाएंगे तो ऐसा क्लोजिंग डिटेल आएगा कि जब उसका ओपनिंग से डिफरेंस लेंगे तो वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आएगा जो कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए। यानी इससे रिवर्स चल के डिजाइन किए गए। जैसे अगर कोई वैसी कोई अलमारी डिजाइन करनी है ना, तो जो कारपेंटर है वो अपनी उसमें कला दिखा सकता है, जो उसका एक्सपर्टीज है वो डिजाइन कर सकता है। लेकिन अगर के नीचे एक टेढ़ा सा किनारा दिखाया भी यहां फिट करने हैं जूतों वाला रैक, तो फिर वो जो रैक बनाएगा वो खूबसूरत डिजाइन सोच के बनाएगा, फिर बस स्पेस कवर करनी है। तो ये जो टैक्स बेस के फार्मूले 4 IAS 12 ने बताए हैं, इन फार्मूलों को बनाने का मकसद कोई खूबसूरत फार्मूला डिजाइन करना नहीं था, ये स्पेस कवर करनी थी।
यानी जो कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए वहां से उल्टा चले, और उल्टा चल के ये सोचा कि यहां पर हम कुछ ऐसी फिगर रखें कि उससे डिफरेंस जो आए, उस डिफरेंस पे जो रेट लगे, वो रेट लग के जो डीटीएल आए, वो डीटीएल का क्लोजिंग ओपनिंग का जब डिफरेंस लिया जाए तो वो आंसर आ जाए जो कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए। तो चूंकि इस कॉर्नर को भरने के लिए वो फार्मूले डिजाइन किए गए, तो वो अजीब अजीब से होंगे फार्मूले, लेकिन बस ये बता रहा हूं कि उन फार्मूलों की खूबसूरती नहीं है, बस कोना भरने के लिए फार्मूले बताएं। तो जिसने भी IAS 12 में वो 4 फार्मूले लगाए हैं, मकसद इस रिजल्ट तक पहुंचना। अब वो 4 फार्मूले क्या हैं? 2 एसेट्स के लिए हैं, 2 लायबिलिटीज के लिए। आप आइए चैप्टर में, पेज नंबर 3, तकरीबन मिड से नीचे, टैक्स बेस। टैक्स बेस की हेडिंग से ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। टैक्स बेस एसेट लायबिलिटी की वो होती है जो टैक्स पर्पसेस के लिए वैल्यू निकाली गई है। ये हेडिंग से जस्ट ऊपर पॉइंट नंबर 4 कह के जो लाइन लिखी हुई है, ये इसकी डेफिनेशन है कि टैक्स बेस एसेट और लायबिलिटी की वो अमाउंट है जो टैक्स पर्पसेस के लिए कैलकुलेट की गई है। IAS 12 ने इनको कैलकुलेट करने के फार्मूले बताए हैं। ये हैं 4 फार्मूले, 2 एसेट्स के लिए हैं और 2 उससे अगले पेज पे लायबिलिटीज के लिए हैं। पहले एसेट्स वाला बताता हूं, पेज 3 पे हूं मैं। एसेट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। जनरली बिजनेस के एसेट्स क्या बेनिफिट्स देते हैं? जनरली अगर सबको हम कंबाइन करके एक ही जैसी चीज कह दें तो बिजनेस एसेट से क्या फायदा ले रहा होता है? यानी बिजनेस के एसेट्स बिजनेस एक्टिविटीज में सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट मशीनरी है, चाहे वो CGU है, चाहे कॉर्पोरेट एसेट्स हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज में सपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेस एक्टिविटीज से प्रॉफिट आ रहा है और उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पड़ रहा है। यानी जनरली बिजनेस के सारे एसेट्स जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं और उन प्रॉफिट्स पर टैक्स पड़ता है। मोस्टली सारे एसेट्स ऐसे ही हैं। ये लेफ्ट कॉलम की हेडिंग है, वो एसेट्स जिनसे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल हैं। मोस्टली एसेट्स इसी क्लास में फॉल करेंगे। पेज 3 के तकरीबन एंड पे टैक्स बेस फॉर एसेट्स हेडिंग दी है मैंने और उसके नीचे मैंने 2 शाखें बनाई हैं। पहले लेफ्ट पे वो शाख है, वो एसेट्स जिनसे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स टैक्सेबल होंगे और मेजॉरिटी एसेट्स यही होते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे मिलने वाले बेनिफिट्स टैक्सेबल नहीं। जैसे हमारी किसी ऐसे इलाके में फैक्ट्री है जहां गवर्नमेंट चाह रही है कि इंडस्ट्री लगे, तो हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि टैक्स फ्री जोन है, यहां जो भी फैक्ट्री लगाएगा और वहां से जो भी कमाएगा सब माफ है टैक्स। तो उस इलाके में हमारे जितने एसेट्स हैं वो इस राइट वाली शाख में फॉल करेंगे। इसी तरह से हमारा कोई डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है और वो जो डिविडेंड है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो इस रिसीवेबल से मिलने वाला बेनिफिट नॉट टैक्सेबल, तो ये राइट वाली शाख का मतलब है। मेजॉरिटी एसेट्स लेफ्ट शाख में फॉल करेंगे और कुछ एसेट्स ये राइट शाख में फॉल करेंगे। जो राइट शाख में फॉल करेंगे उनकी टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। अच्छा, ये क्या फार्मूला हुआ टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट? तो जिन आइटम्स पे टैक्स इफेक्ट ही नहीं है तो उन पे यहां क्या आना था? 0। और यहां 0 आना था तो वो ये भी हो सकता था कि ये भी 0 आए और ये भी 0 आए। और ये 0 कैसे आना था? जब डिफरेंस ही 0 होना था। और डिफरेंस क्यों 0 होना था? अगर टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर होती, इसलिए इनकी टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट रख दी। लेफ्ट वाला कॉलम ये मैं आपको अंग्रेजी समझाता हूं। एक प्लांट 200 मिलियन का खरीदा और ईयर 1 में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए 20 चार्ज हो गई और टैक्स डेप्रिसिएशन पहले साल की अलाउ हुई 45। अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक निकली हुई फिगर कौन सी? 180। टैक्स रूल्स के मुताबिक निकली हुई फिगर 155। यानी ये कैरिंग अमाउंट है, ये टैक्स बेस है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन के टैक्स पर्पसेस के लिए निकली हुई फिगर, लेकिन IAS 12 ने कोई फार्मूला भी बना के देना था। अब वो फार्मूला उन्होंने ये बनाया कि प्लांट 200 का था। अच्छा हाँ, टैक्स बेस की डेफिनेशन समझते हुए ना आप ये माइंड में रख लें कि हम ईयर एंड पे खड़े हैं और करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका। करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका है तो ही हम लोग डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन की मेहनत कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं कि ईयर 1 के एंड पे खड़े होके कितनी डेप्रिसिएशन क्लेम मिल चुकी, तो ये मिल चुकी। अभी तो रिटर्न भी फाइल नहीं हुई, लेकिन करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया तो ये क्लेम हो गया। हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन करंट टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पहले करंट टैक्स कैलकुलेट हो चुका, तो इस साल के करंट टैक्स की कैलकुलेशन में ये कंसीडर हो गया ना, या अगले साल 45 दोबारा होगा? ये हो गया है। इस प्लांट रिलेटेड टैक्स पर्पसेस के लिए कल मतलब अगला साल नहीं, कल मतलब टोटल कितने रुपए की और डिडक्शन मिलनी बाकी है? इस 200 के प्लांट के अगेंस्ट कल को टोटल लाइफ में कितने रुपए की डिडक्शन और मिलनी बाकी है? पूरे 200 की? क्यों पूरे 200 की क्यों नहीं? क्योंकि 45 की मिल गई, तो ये टैक्स बेस। अंग्रेजी पढ़े लेफ्ट कॉलम की, वो अमाउंट जो कल को टैक्स के लिए डिडक्शन अवेलेबल होगी।
ईयर 2 भी गुजार लेते हैं, ईयर 2 गुजर गया, 20 की डिडक्शन और चार्ज हो गई और यहां 30 की चार्ज हो गई, ये रह गया 160, ये रह गया 125। अब हम ईयर 2 के एंड पे खड़े डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कैरेगा अमाउंट कितनी 160, टैक्स बेस 125। अब इस 125 को IAS 12 वाला फार्मूला क्या बना के दे रहा है, वो अमाउंट जो कल को और डिडक्शन मिलेगी, तो अब सिर्फ 125 क्यों मिलेगी, क्योंकि बाकी मिल गई। तो टैक्स बेस वो अमाउंट है एसेट की, प्रोवाइडेड के कौन से एसेट्स हो, ये लेफ्ट कैटेगरी वाले, यानी जिनसे कमाए जाने वाले प्रॉफिट्स पे टैक्स लगता है और मेजॉरिटी एसेट्स पे लगता है, तो उनके अगेंस्ट जो कल डिडक्शन मिलेगी, ये आपको ना सवालों में ये आल्दो के मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, आप बेशक वो लिस्ट याद कर लें, लेकिन ये जरूरी है कि आप ये फार्मूला भी समझें, किसी भी एसेट से रिलेटेड, लेकिन किसी भी कौन से एसेट से रिलेटेड, जो लेफ्ट शाख में है। अच्छा, इसके लिए ना पता नहीं क्यों लेकिन स्टूडेंट्स के दिमाग में रह जाता है वो एसेट्स जिन पे टैक्स लगता है, एसेट्स पे नहीं टैक्स लगता भाई, एसेट से मिलने वाले बेनिफिट्स पे टैक्स लगता है, यानी वो एसेट्स जो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प कर रहे हैं, उन एसेट्स की कैटेगरी है और उनके लिए टैक्स बेस इज इक्वल टू जो कल को डिडक्शन और मिलेगी, वो इनकी अब टैक्स बेस है। और मिसाल, हमने डेवलपमेंट कॉस्ट के ऊपर IAS 38 50 मिलियन खर्च किया और IAS 38 के मुताबिक ये हमारा इंटेंजिबल एसेट बन गया। ईयर 1 में हमने इस पे अमोर्टाइजेशन चार्ज की 5, कहने का अमाउंट कितनी 45। टैक्स वाले कहते हैं कि ये कोई एसेट थोड़ी है, ये एक्सपेंस है, उन्होंने सारा का सारा क्लेम ईयर 1 में ही मान लिया, तो इसकी टैक्स बेस कितनी 0। क्यों, क्योंकि कल को मजीद कोई मिलनी ही नहीं डिडक्शन, तो टैक्स बेस 0। तो अगर एसेट्स के लिए, अच्छा ये अप्रोच दोबारा दिखाता हूं ताकि पता हो ना हमने एंड पहुंचना कहां है। टैक्स बेस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तरीका यह है IAS 12 का कि ईयर एंड के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटीज लिस्ट डाउन करेंगे, उनकी कैरिंग अमाउंट्स निकालेंगे। ये कहां से निकलेंगे, जो भी रिलेटिव IAS था उससे। ईयर एंड के ऊपर बैलेंस शीट बनाते तो ये फिगर्स होती, इनके साथ टैक्स बेसिस कंपेयर करेंगे, इनमें डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस पे टैक्स रेट लगेगा, वो जो टैक्स रेट लग के आंसर आएगा वो DTL या DTA नामी है कोई अकाउंट, उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और पिछले साल भी यही हरकत की थी, तो वो इस साल का ओपनिंग कहलाएगा। और जो इनमें डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा, जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कल मैं डब्बे में लिख रहा था। तो हमने जो IAS 12 का प्रोसीजर लगाना है उसके लिए टैक्स बेस चाहिए। कब हो रही है ये कैलकुलेशन, ईयर एंड पे। तो हम ईयर एंड पे खड़े होंगे और एसेट्स और लायबिलिटीज की टैक्स बेसिस कैलकुलेट कर रहे होंगे। और एसेट्स की टैक्स बेस कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले, इनफैक्ट 2 कैटेगरीज हैं। वो एसेट्स की कैटेगरी जिनसे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉट टैक्सेबल, उनकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर, और जिनसे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, तो उनकी टैक्स बेस होगी उन एसेट्स के बदले जो कल को डिडक्शन मिलेगी। कल मतलब ईयर, अगला साल नहीं, अगली जितनी भी रिमेनिंग लाइफ। ये वाला पेज 3 का टेबल पढ़ लें, और मैंने ये IAS की ही एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, ये 5 पॉइंट पढ़ के देख लें, ABCDE। सारे बता देता हूँ, पढ़ने पहले 5 पढ़ने में बता देता हूँ सारी।
जी पढ़ ली तो मैं बताऊं। नंबर ए, एक मशीन खरीदी थी और इसकी डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पसेस के लिए बताई है। ये वही मिसाल है जो मैंने यहाँ बताई। पॉइंट ए, ये वाली मिसाल है। पॉइंट बी, इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है हमारी बुक्स में और टैक्स वालों ने इंटरेस्ट को कैश बेसिस पे टैक्स करना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है 100 का। इंटरेस्ट इनकम बन चुकी, पैसे नहीं मिले या पैसे मिल गए इनकम नहीं बनी। इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है, इनकम बन गई पैसे नहीं मिले। जब कल पैसे मिलेंगे तो उन पैसों पे टैक्स लगेगा। क्यों? कैश बेसिस पे है। कितने पे टैक्स लगेगा? 100 पे। 100 पे टैक्स लगेगा, इसमें से कोई डिडक्शन मिलेगी? पूरे 100 पे लगेगा। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 100 पे टैक्स लगेगा ना, कितनी डिडक्शन मिलेगी? 100 पे टैक्स लग जाएगा या इसमें से कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट माइनस होगी? पूरे 100 पे टैक्स लगेगा ना, कितने की डिडक्शन मिलेगी? कोई भी नहीं। तो उस कोई भी नहीं को इंग्लिश में क्या लेते हैं? जीरो। तो टैक्स बेस क्या हुई? जीरो। तो ये टैक्स बेस नील है। पूरी अमाउंट पे टैक्स लग जाएगा, इसके अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ जी, तो जीरो डिडक्शन। तीसरा, डेटर्स आ रहे हैं 100 के और डेटर्स के अगेंस्ट इनकम होती है सेल्स। डेटर्स आ रहे हैं मतलब सेल्स हो चुकी है, तो वो इस साल टैक्स हो गई होगी या कल पैसे मिलेंगे तो होगी? कैसे पता? लिखा हुआ है रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट। तो जब कल को 100 रुपए मिलेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं। तो ये राइट वाली शाख में डाल लें कि वो एसेट जिससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट्स नॉट टैक्सेबल। तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, तो इसलिए वो 100 कैरिंग अमाउंट आ गई। डी, हमें डिविडेंड रिसीवेबल इनकम बन चुकी है, पैसे नहीं मिले, डिविडेंड रिसीवेबल, और टैक्स वाले कहते हैं इस पे कोई टैक्स नहीं लगाते हम, तो फिर टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। हमने किसी को लोन दिया हुआ है, ये हमारा एसेट क्यों है? क्योंकि पैसे आने। तो जब कल को 100 रुपए आएंगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये वो एसेट है जिससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट नॉट टैक्सेबल, तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। ये ABCDE लिखा हुआ। अच्छा, अब आप एक काम ये करें और कर लें, मैं फिर समझा भी देता हूं, लेकिन आप कर लें तो आपकी मेहरबानी। मैंने इसी पेज के एंड पे, पेज 4 के एंड पे एक टेबल बनाया हुआ है, हेल्पफुल फॉर एग्जाम कह के। 5 पे चला गया? अच्छा, 5 पे। इसमें तकरीबन हाफ से नीचे तक ये एसेट्स की मिसालें लिखी हैं। इनमें से ना आप इस पे आखिरी कॉलम पे हाथ रख लें, कागज रख लें कोई, राइट पे आखिरी कॉलम कह रहा हूं। आप मिसाल पढ़ें, उसकी कैरिंग अमाउंट पढ़ें और आप ये फार्मूले अप्लाई करके कोशिश करें कि टैक्स बेस निकालने की, जो अभी सारे 2 फार्मूले बताएं, और फिर हाथ हटा के चेक कर लें कि आप सही सोच रहे थे कि नहीं। और एक बार ये सारा देख दें, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने मुख्तलिफ मिसालें दी हैं, तो आप इनके ऊपर टैक्स बेस वाली डिस्कशन अप्लाई करके चेक कर लें कि टैक्स बेस कैसी होगी।
रेहान एक मिनट रुकना। पूरा पढ़ लिया टेबल? चले बताता हूं जो समझ आया जो नहीं आया। लैंड कॉस्ट क्यों है? क्योंकि जब कल को लैंड बेचेगी तो किस पे टैक्स लगेगा? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितने की बेचेंगे उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे तो उसकी कॉस्ट टैक्स बेस है। कोई भी और डेप्रिशिएबल एसेट टैक्स WDV। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक सवाल की वजह से पॉइंट डाला है मैंने, दफा करें। राइट ऑफ यूज, इसकी टैक्स बेस 0 क्यों है? क्योंकि टैक्स वाले जो डिडक्शन अलाउ करेंगे वो लीज पेमेंट्स की डिडक्शन अलाउ होंगी, राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन थोड़ी अलाउ होगी। तो इसलिए राइट ऑफ यूज के अगेंस्ट कल को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 0। जो लीज पेमेंट्स है ना वो मैं लीज लायबिलिटी की टैक्स बेस के अंदर कवर करूंगा आगे। तो राइट ऑफ यूज के अगेंस्ट कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए टैक्स बेस 0 है। डेफर्ड टैक्स निकल आएगा, बिल्कुल बनता है इस पे डेफर्ड टैक्स। तो आप कहने क्यों बनेगा? क्यों नहीं बनना चाहिए? कि उसका टैक्स इफेक्ट नहीं है? है, क्योंकि राइट ऑफ यूज ना असल में आधी चीज है। पूरी चीज ये है कि एक तरफ राइट ऑफ यूज आ रहा है, एक तरफ लीज लायबिलिटी आ रही है। हम लोग इनिशियली राइट ऑफ यूज डेबिट किए थे टोटल पेमेंट्स की पीवी पे, वो आ रही थी लेट से 300। हमने 300 की लायबिलिटी बनाई, 300 का राइट ऑफ यूज बनाया। टोटल जो कैश पे होना था वो होना था लेट से 430। तो हमें ओवर द पीरियड कितने की डिडक्शन मिलेगी? 430। और हम अपनी बुक्स में एक्सपेंस क्या बना रहे होंगे? इतना डेप्रिसिएशन के नाम पे और 130 इंटरेस्ट के नाम पे। तो 300 और 130 डिडक्शन मिल रही होगी, लेकिन किसी और पैटर्न से मिल रही होगी। तो इस पर डेफर्ड टैक्स बिल्कुल बनेगा। की टैक्स बेस, अगर एनआरवी राइट डाउन अलाउड नहीं है तो कॉस्ट टैक्स बेस है, और अगर एनआरवी राइट डाउन अलाउ है तो कैरिंग अमाउंट। अगर टेस्ट हुआ तो लिखा होना चाहिए।
एनआरबी को ज्यूम कर लेंगे, अलाउड है। फाइनेंशियल एसेट यानी हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कैरिंग अमाउंट तो होगी आईएफआरएस 9 के मुताबिक, लेकिन टैक्स पर्पसेस के लिए वो इन्वेस्टमेंट जब कल को बिकेगी तो किस पे टैक्स पड़ेगा? उसके प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कॉस्ट माइनस करके। तो इसलिए उस इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो टैक्स बेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस समझाता हूं। हमारी बुक्स में प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा है 100 का। पे हो चुका, एक्सपेंस नहीं बना, या एक्सपेंस बन गया पे नहीं हुआ? पे हो गया, एक्सपेंस नहीं बना। अगर टैक्स वालों ने इसकी डिडक्शन कैश बेसिस पे देनी है, अगर कैश बेसिस पे अलाउ होना है तो अलाउ हो चुका या कल होगा? तो कल कितना अलाउ होगा? 0, तो टैक्स बेस 0। और अगर टैक्स वालों ने इसको एक्रूअल बेसिस पे अलाउ करना है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस टैक्स पर्पसेस के लिए कब अलाउ होगा? कल या हो चुका? कल। तो कल को हमें 100 अलाउ हो जाएगा, तो ये टैक्स बेस। यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस में अगर रिलेटेड एक्सपेंस की टैक्सेशन कैश बेसिस पे है तो टैक्स बेस 0 है, और अगर एक्रूअल बेसिस पे है तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट। जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। ये अगर टैक्स वाले इस इंटरेस्ट को एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है, इस साल टैक्स लग चुका या नहीं? कल को जब कैश मिलेगा तो दोबारा टैक्स लगेगा, तो कल को मिलने वाला बेनिफिट नॉट टैक्सेबल, तो टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट। और अगर कैश बेसिस पे टैक्स लगना है तो मैं ये अभी समझा चुका, कल को जब कैश मिलेगा तो पूरे 100 पे टैक्स लगेगा। कितनी डिडक्शन मिलेगी? कोई भी नहीं, तो टैक्स बेस 0। ये एक्रूड इनकम लिखी हुई।
जी एक्रूड इनकम। अच्छा, ये जो रिसीवेबल फ्रॉम फॉर एनी इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट वाली रिसीवेबल जो बनाया था, ये जो आखिरी लिखा हुआ ना, ये समझ लें। ऐसा हो सकता है कि हमने कोई ऐसा एक्सपेंस इस साल इनकर किया हो जो हमने तो एक्सपेंस बना लिया, एसेट नहीं है, लेकिन टैक्स रूल्स वाले उसको फ्यूचर में अलाउ करना चाहें। कॉन्सेप्चुअली इस पर डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए कि नहीं? क्यों? टाइमिंग का डिफरेंस है। लेकिन वो IAS 12 की अप्रोच में क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्योंकि वो एसेट ही नहीं, वो तो एक्सपेंस है, तो हमें उसको एहतरामन एसेट कहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि वो एसेट है ही नहीं, तो उसको जीरो एसेट कहना पड़ेगा। तो उसकी कैरिंग अमाउंट जीरो और टैक्स बेस जो कल डिडक्शन अलाउ होनी है। ये इस टेबल की आखिरी मिसाल है कि ऐसा एक्सपेंस जो हमने पे कर दिया है लेकिन टैक्स वालों ने उसकी डिडक्शन फ्यूचर में अलाउ करनी है, तो हमें उसको एसेट्स की लिस्ट में लेना पड़ेगा विद जीरो कैरिंग अमाउंट, और टैक्स बेस होगी वो अमाउंट जो कल को डिडक्शन मिलनी है। ये होती है एसेट्स की टैक्स बेस। जी एसेट्स की टैक्स बेस। चले लायबिलिटीज की समझाता हूं। पेज 4 पे आ जाए वापस। टैक्स बेस फॉर लायबिलिटीज। एसेट्स की लेफ्ट वाली शाख के लिए टैक्स बेस क्या फार्मूला है? वो अमाउंट नहीं, लेफ्ट शाख, वो अमाउंट जो कल को डिडक्शन मिलेगी। लायबिलिटी की लेफ्ट शाख देखें, राइट शाख, कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जो कल को डिडक्शन मिलेगी। एसेट्स में जो चीज टैक्स बेस है, लायबिलिटी में उसका फार्मूला है कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जो कल को डिडक्शन मिलेगी। ये इतना अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा फार्मूला क्यों है? क्योंकि मंजिल वो चाहिए जो कंसेप्चुअली आनी चाहिए, इसलिए अजीब सा फार्मूला है। और ये राइट कॉलम किसके लिए बनाया है मैंने? ऑल अदर लायबिलिटीज। कौन सी अदर? लेफ्ट कॉलम देखें। देखें, लायबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन होती है। क्या सारी ऑब्लिगेशंस पैसे ही देने होते हैं? फिर सर्विसेज भी देनी हो सकती हैं। तो सर्विसेज देना जिम्मेदारी क्यों होगी? क्योंकि हम कस्टमर से पैसे पहले ले चुके होंगे, तो उसको एडवांस इनकम कहते हैं। ये लेफ्ट शाख है, सिर्फ एक मिसाल एडवांस इनकम, ये लेफ्ट शाख है, और राइट शाख है सारी बाकी लायबिलिटीज। तो जो बाकी सारी लायबिलिटीज हैं उनकी टैक्स बेस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जो कल को जब लायबिलिटी पे होगी तो जो खर्चा होगा, तो क्या वो खर्चा डिडक्शन मिलेगा? अगर मिलेगा तो ये वो माइनस हो रहा है। और लेफ्ट शाख क्या है? एडवांस इनकम। इसकी टैक्स बेस है कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जिसपे कल को टैक्स नहीं लगना। कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जिसपे कल को टैक्स नहीं लगना। और ये अजीब अजीब से फार्मूले क्यों हैं? क्योंकि पहुंचना हमने एक मंजिल पे, इसलिए ये फार्मूले अजीब अजीब डिजाइन हुए हैं। तो आप ये पहले तो नीचे वाली 5 एग्जांपल्स पढ़ें, ABCD, और उन पे ये दोनों फार्मूले लगाने की कोशिश करें।
एग्जाम्पल ए, 100 के एक्रूड एक्सपेंसेस हैं और कैश बेसिस पे डिडक्शन अलाउ होगी, तो कल को पे होंगे तो अलाउ हो गए या अलाउ हो चुके हैं कैश बेसिस पे? तो जब कल पे होगा तो कितना अलाउ होगा? 100। तो कैरिंग अमाउंट 100 माइनस कल कितना अलाउ होगा? 100, इसलिए टैक्स बेस 0। दूसरा, इंटरेस्ट एडवांस आ रहा है, एडवांस, और कैरिंग अमाउंट है 100, कैश बेसिस पे टैक्स हो चुका। कल जब हम इसको इनकम बनाएंगे तो फिर से टैक्स लग जाएगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले लग चुका। तो कल को कितने पे टैक्स नहीं लगेगा? कितने पे टैक्स नहीं लगेगा? 100 पे। तो कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 100 माइनस 100। सी, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं और टैक्स पर्पसेस के लिए कैश बेसिस पे टैक्स होता है? नहीं, एक्रूड एक्सपेंसेस, सॉरी, एक्रूअल बेसिस पे डिडक्शन मिलती है। कल को जब पे होगा तो फिर डिडक्शन मिलेगी? है मिलेगी नहीं, ऑलरेडी मिल गई है। तो टैक्स बेस होगी 100 माइनस कल को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, 0। तो टैक्स बेस 100। डी, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट के बराबर क्यों है? कैरिंग अमाउंट माइनस कल को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो कैरिंग अमाउंट। अच्छा, इन सब के लिए ना आपको कुछ टिप्स बताता हूं, देखा काम की लगे तो। राइट ऑफ यूज, लीज लायबिलिटी, लेसी की दोनों चीजें ना टैक्स बेस 0 ही होती है। कुछ टिप्स बता रहा हूं, अगर काम की लगे तो लिख लें। राइट ऑफ यूज और लीज, ये दोनों लेसी चीजें, टैक्स बेस इनकी 0 ही होती है। लेसी की दोनों चीजें यानी राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी, टैक्स बेस इनकी 0 ही होती है। अगली बात, प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस फॉर हराम एक्सपेंसेस की टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट होती है, और प्रोविजंस फॉर हलाल एक्सपेंसेस की टैक्स बेस 0 होती है। हराम हलाल किस पॉइंट ऑफ व्यू? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। वो जो टैक्स वालों की नजर में अलाउड हैं, अगर उनके लिए प्रोविजन बनी है तो टैक्स बेस 0 है, और अगर टैक्स वालों ने अलाउ नहीं करना उस एक्सपेंस को, उनके लिए प्रोविजन बनी है तो कैरिंग अमाउंट। प्रोविजन फॉर हराम एक्सपेंसेस टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, प्रोविजन फॉर अलाउड एक्सपेंसेस टैक्स बेस 0। प्रोविजन फॉर हराम एक्सपेंसेस यानी जो नहीं अलाउड है, टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, और प्रोविजन फॉर अलाउड एक्सपेंसेस टैक्स बेस 0। टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट है, कौन से एक्सपेंसेस कह रहे हैं? नॉट अलाउड ना, उनकी टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट, और जो अलाउड है उनकी 0। जी अच्छा, तीसरी टिप, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम। ये जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की पैदावार चीजें, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं ना। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, इन सब के लिए कॉमन बात यह है कि रिलेटेड आइटम्स की टैक्सेशन अगर कैश बेसिस पे है तो टैक्स बेस 0 है, एक्रूअल बेसिस पे है तो टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट।
हाँ जी। अच्छा, अब आप ये जो पेज अगला है, पेज 5, इस पे जो मैंने लायबिलिटीज की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये भी एक नजर पढ़ लें। लीज लायबिलिटी अभी बता दिया 0 है, और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ये क्यों 0 है? क्योंकि कल को पे करेंगे तो तब ही डिडक्शन मिलेगी, इसलिए जितना भी हमारा बेस्ट एस्टिमेट वही हमारी लायबिलिटी आ रही होगी, और जब कल पे ऑफ हो जाएगी तो डिडक्शन भी मिल जाएगी, इसलिए टैक्स बेस 0। प्रोविजन मैंने आपको बता दिया अभी। अच्छा एक मिनट, बस वो एक ओटीपी डालना मैंने। जी, कन्वर्टेबल। हमने जब इनिशियली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए होते हैं तो IS 32, वो बहुत पुरानी बात है, तो हम इनिशियली फाइनेंशियल लायबिलिटी किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मार्केट रेट पे डिस्काउंट करके, और जो डिफरेंस होता है वो हम लोग इक्विटी कंपोनेंट डाल लेते हैं। लेकिन टैक्स वाले इन चीजों को नहीं मानते, वो कहते हैं शुरू में पैसा लिया कितना था माइनस जितना अब तक वापस कर दिया, यानी वो फेस वैल्यू ऑफ लोन को ले रहे होंगे। देखें टैक्स पर्पसेस के लिए वो लोन कितनी अमाउंट का है जो उसकी फेस वैल्यू है, और अगर कुछ वापस कर दिया तो वापस कर दिया, नहीं तो जो उसकी फेस वैल्यू है, ये लिखा हुआ है।
अदर बोरिंग्स भी ऐसे ही है जो उनकी फेस वैल्यू बनती है। अच्छा, ये लॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाली बात सुन लें। जिस तरह रिसीवेबल राइट ऑफ होते हैं ना, उस तरह अगर कोई बहुत पुराने पेबल्स चले आ रहे हो तो टैक्स वाले कहते हैं कि ये बिला वजह के पेबल बनाए हुए हैं, ये तुम्हारी इनकम है। तो अगर टैक्स वालों ने ऐसे ही हमारी किसी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी को इनकम मान लिया हुआ है तो हमारे पास तो वो स्टिल लायबिलिटी आ रही होगी। टैक्स बेस उसकी क्या होगी? या तो डायरेक्टली सोच लें, टैक्स रूल्स के मुताबिक कितने की लायबिलिटी है वो? 0, क्योंकि वो तो लायबिलिटी नहीं मान रहे, इसलिए टैक्स बेस 0। और अगर फार्मूला लगाना है तो कैरिंग अमाउंट जितनी हमारे पास लायबिलिटी आ रही है, अगर कल को वो पैसे मांगने आ गए तो टैक्स वाले चूंकि उसको पहले इनकम मान चुके हैं और अगर हमें पेमेंट करनी पड़ गई तो फिर उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो इसलिए कैरिंग अमाउंट माइनस सारी की सारी अमाउंट की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। तो इसलिए टैक्स बेस 0। डिविडेंड पेबल की टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट क्यों है? ऑर्डनरी डिविडेंड, क्योंकि उसकी पेमेंट करेंगे तो वो कोई डिडक्शन थोड़ी है। तो कैरिंग अमाउंट माइनस कल को 0 डिडक्शन मिलेगी, इसलिए कैरिंग अमाउंट। और एक्रूड एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम में पहले ही बता चुका। अब ये टैक्स बेसिस जरा आप हजम करें, नमाज पढ़ें और फिर आगे चलते हैं। ठीक।